तो मंगलसूत्र के बाद अब बात आ गई विरासत की, अब जात पर सियासत की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के रणनीतिकार सैम पित्रोदा के उस बयान को लेकर छिड़े सियासी संग्राम का आज हम जिक्र करेंगे, जिसने सियासत के शोले एक बार फिर से भड़का दिए। मसला विरासत टैक्स को लेकर है। विरासत टैक्स क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन विरासत टैक्स को लेकर दिए गए बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है जो काफी दिलचस्प कानून है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई, लेकिन कांग्रेस खुलकर सैम पित्रोदा के बचाव में उतर आई। वैसे इनके बयान और सियासी पैगाम कई बार सियासी तूफान उठा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो राज्य में हथकंडे अपना रहे हो, आरक्षण चोरी करने का जो खेल आप खेल रहे हो, आपके मंसूबों को ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। यानी कि बात जात की भी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी इसका जिक्र कर रहे हैं और इसे पीएम मोदी मुद्दा भी बना रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि मुझे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है, मैं आपको आरक्षण देकर ही रहूंगा। राहुल गांधी देश की 90% आबादी को हिस्सेदारी और न्याय की मांग कर रहे हैं। यानी मसला वहां पर ही आ गया, आरक्षण पर। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी देश को जाति के नाम पर बांटना चाहती है। कांग्रेस पूछ रही है कि फिर पीएम खुद क्यों ओबीसी होने की बात कहते हैं खुद को। मगर खबर क्या है, उस पर आते हैं। खबर सीधे तौर पर यही है कि दूसरे चरण से पहले सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। सैम ने अमेरिका के विरासत टैक्स भारत में लागू करने की वकालत की है। बीजेपी ने कांग्रेस के संपत्ति हड़पने का इसे एजेंडा बता दिया, बोले कि एक्सपोज हो गए। यही तो हम कह रहे थे। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि विरासत टैक्स बीजेपी लाना चाहती थी, हम नहीं। लेकिन मसला सैम पित्रोदा के उस बयान का है, जिसमें वो कह क्या रहे हैं उसे समझिए। दरअसल यह विरासत टैक्स होता क्या है? अमेरिका में उत्तराधिकारी टैक्स इसे कहा जाता है। किसी की मौत के बाद सिर्फ 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। यानी किसी की मौत हुई तो उसके बाद की जो संपत्ति उसने अर्जित की होगी, बनाई होगी अपनी मेहनत से, उसकी 45% संपत्ति ही उनके बच्चों को मिल पाएगी। बाकी की 55% संपत्ति सरकार ले लेती है। और उसी टैक्स का जिक्र सैम साहब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून भारत में है नहीं। कह रहे हैं कि आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अब पीएम मोदी इस पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शहजादे के सलाहकार ने कहा है कि विरासत की संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस का पंजा उसे छीन लेगा। पीएम ने हाथों हाथ लपका इस बयान को, कहा कि आपके बच्चों की संपत्ति को भी छीन लेंगे। कांग्रेस की यह लूट आपके साथ चलेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी मौके पर चौका। मंगलसूत्र के बाद विरासत और जात पात पर सियासत। कुल मिलाकर मंगलसूत्र के बाद अब विरासत की भी एंट्री हो गई। अमीरों की संपत्ति गरीबों को
कांग्रेस क्या बांटने वाली है? सवाल यही खड़ा हो रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार देश की सियासत को हो क्या गया? युवाओं को नौकरी मिली? नहीं मिली। बेरोजगारी कम हुई? नहीं हुई। महंगाई कम हुई? नहीं हुई। या हुई? इस पर बहस होनी चाहिए, या फिर हिंदू मुसलमान, जात पात, मंगलसूत्र, मुसलमान, क्या यही है देश का मुद्दा? मंगलसूत्र 24 में बनेगा जीत का सूत्र। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वार भी और पलटवार भी, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में, एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। मीडिया में कोई नहीं, तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाईकोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो यानी वार भी और पलटवार भी। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 4 मेहमान बन चुके हैं। शांत प्रकाश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कुलदीप मलिक जी हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक, शिक्षक नेता हैं। आप कहेंगे तमाम डिबेट्स में तो इस राजनीतिक दल उस राजनीतिक दल के नेता होते हैं, लेकिन कुलदीप जी को हमने क्यों बुलाया उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। निपुण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और साथ ही पूजा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। तो मैं चर्चा की शुरुआत निपुण जी आपके साथ करना चाहूंगा। 2014 का चुनाव चाय वाला पर आ गया, याद होगा आपको, चाय वाला मणिशंकर अय्यर। फिर उसके बाद 2019 राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का, फिर उसके बाद माफी भी मांगी, वो बात अलग है।
अब आ गया विरासत टैक्स और मंगलसूत्र। अब जो आम आदमी है निपुण जी, आम आदमी है, उसको कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारी दौलत खींच लेंगे, टैक्स लगा देंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे। अब बात तो यहां तक आ गई। कहां खड़ा देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि यहां तो मुद्दे गौण है। अब अंकल सैम का बयान जो है वो सियासी सुर्खियां बन रहा है। कहां देख रहे हैं अब इस चुनाव को आप? बात करते हैं तो चुनाव की जब शुरुआत हुई या चुनाव से पहले बीजेपी ने बातें की कि हम निपुण जी गुजारिश है अगर फोन आप पास ले आए तो। देखिए, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने शुरुआत में क्या किया? शुरुआत में कहा कि भाई हम लोग 30 नंबर का रास्ता बनाएंगे, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। विवाद शुरू कब होता है कि जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर और मैनिफेस्टो के बाद अब देखें पहले चरण चुनाव में मुस्लिम लीग की छवि, और दोबारा फिर जब बात हम करते हैं जो सैम पित्रोदा साहब ने कहा या मंगलसूत्र की बात कही, तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसके माध्यम से बातें सुनती। अब कांग्रेस को अगर ये बात रखनी थी, देखिए सिंपल सी बात है कि मुद्दों में बात रखनी थी, बेरोजगारी है, हम बात महंगाई की करें, तमाम तरह की बातें करें, तो फोकस केवल वहीं पर रखना था। क्या जरूरत थी उसको बहुसंख्यकवाद करने की? यानी कोई अगर बात कर रहा है तो सामने से जवाब भी ना दिया जाए, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो मुद्दा है उसी पे बात रखें ना। आप इधर उधर की बातें घुमाएंगे तो आप दूसरी पार्टी को तो मौका देंगे ना कि वो आपकी चीज पर करे। मतलब कोई कहेगा कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप खामोश रहें। नहीं, देखिए मंगलसूत्र की बात नहीं, मंगलसूत्र की बात जो है ना, नहीं मंगलसूत्र के ऊपर तो बवाल हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए गरीब व्यक्ति अपने जीवन में कितना सोना बना पाता है? अगर हम एक मिडिल क्लास की बात करते हैं, मंगलसूत्र हो जाएगा, उसके हाथ में 2-4 चूड़ियां हो जाएंगी या फिर 2-4 आपका अंगूठी हो जाएंगी, इससे ज्यादा और क्या हो जाता है? और आप जानते हैं भारतीय समाज में मंगलसूत्र की कितनी वैल्यू होती है। जब शादी के समय पहनते हैं तो मरने तक उसको पहना जाता है कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक हम उसको पहन के रखेंगे। तो वो कितना भारी होता है, उसी में तो जब से सोना लगाया जाता है। तो फिर ये आप देखिए मुद्दा कहाँ है साहब? मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ। सब लगे हुए हैं कि सैम ने ये बयान दे दिया, सैम ने वो बयान दे दिया, मंगलसूत्र आ गया, मुस्लिम लीग आ गया, सब आ गया, लेकिन मुद्दा कहाँ है साहब? मुद्दा वही है। मुद्दा देखिए क्या है कि जब हम नेहरू जी को देखते हैं तो नेहरू जी ने वितरणात्मक न्याय की बात की थी। आज जो बात राहुल गांधी जी करते हैं वो पुनः वितरणात्मक न्याय की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 39 से, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 है उससे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा नहीं है, इसके लिए भी विपक्ष गुनहगार है? नहीं, ये तो मुद्दा तो विपक्ष को बनाना पड़ता है ना। ओके, डॉक्टर कुलदीप मलिक को हमने इसलिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, मैं दर्शकों को साफ कर दूं, क्योंकि ये शिक्षक नेता है। हम चाहते तो मुस्लिम स्कॉलर को ले आते, हम चाहते तो इस डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर को बिठा देते, और फिर आप जानते क्या होता। हमारा वो लक्ष्य है ही नहीं। हम सियासत में भी अगर डिबेट में भी अगर हिंदू मुसलमान करवा दें तो फिर ऐसी पत्रकारिता पे तो लानत है। कुलदीप मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी चावल जी, मुद्दे कहां हैं साहब? यहां तो पूरा का पूरा चुनाव, और जितनी बात मैं निपुण जी की समझ पाया वो कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं तो इनको बोलने दो ना। आप मुद्दों पर रहिए, बात करिए शिक्षा की, बात करिए बेरोजगारी की, बात करिए महंगाई की। ये तो गलती विपक्ष की है कि उनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, यही तो सियासत है। कुलदीप जी देखिए चावला जी, मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक आपकी डिबेट में एक ऐसा इंसान है जो पिछले लगभग 12-13 साल से एक ही सपना देख रहा कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। और जब तक मुझे राजनीतिक समझ होने लगी, जब से मुझे राजनीतिक समझ हुई, मैंने ये देखा कि राजनीति में तो असली मुद्दे है ही नहीं, ये तो नकली मुद्दों के ऊपर जो है देश की राजनीति को लेकर चल रहे। अगर आप असली मुद्दों की बात करेंगे, आपने अभी कहा भाई इस देश में शिक्षा व्यवस्था, भाई किसी भी देश को चलाने के लिए, और मैं तो चैलेंज कर रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, मुझे बताओ क्या कोई देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारे बगैर विकसित बन सकता है क्या? चावला जी मैं बताऊं, आजादी से लेकर अब तक इस देश को आजाद हुए 76 साल हो लिए, लेकिन हमारा शिक्षा का बजट 3% से ऊपर नहीं गया। और आप किसी भी विकसित देश की बात ले लो, अगर किसी भी विकसित देश की बात करेंगे तो वहां पे शिक्षा का बजट 6% या उससे ज्यादा 10% तक है। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? क्यों शिक्षा की बात नहीं करते?
ये क्यों स्वास्थ्य की बात नहीं करते? मैं चावला जी बताऊं, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं। हर बीमारी के सबसे ज्यादा लोग आपको हिंदुस्तान के अंदर मिलेंगे। क्यों भाई? बीमार लोगों के दम पे ये हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाएंगे। आप क्या दुनिया को संदेश दे रहे? इसके बाद आप शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करते। आप देखो आज देश में सांस लेने के लिए हवा इन्होंने नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी इन्होंने नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न इन्होंने नहीं छोड़ा। माननीय कुलदीप मलिक जी, कौन कर रहा है इस पर बात? विपक्ष कर रहा है, वो वही तो कह रहे नहीं। बिल्कुल भाई, मैं तो सत्ता पक्ष को भी कह रहा और विपक्ष को भी कह रहा। भाई एक बात बताओ, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये मुद्दे गंभीरता के साथ उठाने चाहिए, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा, ये आप विपक्ष वालों से पूछो। कहीं ना कहीं देश की राजनीति में शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा, ये मुद्दे तो सारे गायब है। और बस ये जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति कर रहे। भाई यही तो राजनीति इस देश में अंग्रेजों ने करी, बर्बाद कर दिया इस देश को अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम करते करते। एक मिनट, पूजा मिश्रा जी, सुना आपने सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं? कुछ विरासत टैक्स टाइप का है, वो आम पब्लिक नहीं समझेगी जो गांव में है, उनको तो लगेगा ये संपत्ति छीन लेंगे हमारी। समझ रहे हो आप? भाजपा पे बिल्कुल समझ रहे। मैंने उनका बयान भी सुना था। फर्रुखाबाद में जो काम कर रहा है, जो चाय की दुकान पर, उसको नहीं मालूम, वो कहेगा कि मोदी जी कह रहे हैं संपत्ति छीन लेंगे, तो मतलब छीन लेंगे ये लोग। समर्थन करते हो आप सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं करते हो ना? अगर मैनिफेस्टो पे उठा के देखेंगे कांग्रेस का भी, हालांकि मुझे कांग्रेस के बात में बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी क्योंकि देश को अगर गुमराह किया जा रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी कि आप बताइए कि अगर आर्थिक बेशर्मता दूर की जाएगी तो क्या दूसरों से पैसे लिए जाएंगे? रोजगार देखिए। मैडम वो उत्तराधिकारी टैक्स की बात कर रहे हैं, विरासत टैक्स, आप उसके पक्ष में है कि नहीं? इसके पक्ष में नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। कि जो है, जो किसी की डेथ हो जाएगी फिर उसकी संपत्ति खाए, उसने पूरी जिंदगी अपनी संपत्ति बनाई हुई है। हाँ। वो अगर फ्लोरिश करे। अगर जो अब इसका मैसेज उदाहरण के तौर पर मैं वही बात कर रहा हूँ, इसका मैसेज क्या जाएगा? आम आदमी की जमीन छीन लेंगे, हमारी संपत्ति पर टैक्स लगा देंगे। जी, यही तो मैसेज जाएगा ना? भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है ना। मैं तो कहूंगी हो सकता है सैम भी उनके भाजपा कर रही है। सैम पित्रोदा बोल रहे हैं, कह रहे भाजपा कर रही है, या तो बोलो कि सैम पित्रोदा को सुपारी दे दी श्याम प्रकाश जी ने, तो भी मैं मानूं। और अगर सुपारी दे दी तो राहुल गांधी साथ में लेकर घूम रहे हैं, उनको टी पार्टी, चाय पार्टी, सब पार्टी जो है विदेश में करवा रहे हो, तो राहुल जी जानेंगे। मतलब मैडम नेता है आपके वो? बिल्कुल, हमारे जो है संगठन सॉरी हमारे अलायंस की जो है साथी है। नहीं, साथी नहीं है, वो नेता है। बिल्कुल नेता। उनकी बात पत्थर की लकीर होती है मैडम। नहीं तिलक जी, ऐसे किसी की बात अगर पत्थर की लकीर हो रही होती तो अब तक जो है भारत कहां पहुंच गया होता है। अच्छा, मतलब उनकी बात पत्थर की लकीर नहीं है? पत्थर की लकीर तो मैं मानूंगी राजनीति में किसी की आप ये कह रहे हो, चलो ठीक है। मैं कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट रुकिए पूजा जी, देखिए कांग्रेस तो अभी डिबेट से गायब है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आए, जल्दी आए हैं। लग रहा है वो सैम को ढूंढ रहे होंगे। मेरे को एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हो, कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं मान गया कि ये भ्रमित कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप भी तो पीडीए की बात कर रहे हो, इसमें जात पात नहीं है। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तिलक जी, आप इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस जानते होंगे और जो भी देख रहे हैं वो भी जानते होंगे। मैं पीडीए का मतलब समझाओ, मैं उस परिभाषा की बात कर रहा हूं जहां अलग अलग, हाँ आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, अल्पसंख्यक भी जोड़ देते हो, अगड़ा भी जोड़ देते हो, आदिवासी भी जोड़ देते हो। मैं वही पूछ रहा हूँ, वो पीडीए का मतलब क्या है? बात कर रहे हैं वो जात पात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पीडीए जात पात नहीं है। अगर जो संविधान जब बना हो तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ये तो निपुण जी ये कह रहे पीडीए जात पात नहीं है, और आप कह रहे हो कि ये जात पात की सियासत कर रहे हैं। देखिए जो फिर शांति आपके पास भाजपा कर रही है, जात पात की जो भाजपा कर रही है। अगर फर्स्ट इलेक्शन के बाद में किसी ने जो है धर्म को बीच में ले आया है, वो तो भाजपा ही है। तो मैडम उनकी पिच पर जाकर जरूर खेलना आपको, जब आपको मालूम है कि उनकी पिच पर जाकर नहीं खेल सकते आप लोग। देखिए हम उनकी से जाकर खेल भी नहीं रहे हैं। ठीक, निपुण जी जवाब देंगे, फिर शांत जी को पूरा वक्त।
पहले तो बात पूजा जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता है। अरे कम से कम अलायंस में है, और अलायंस में राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ में रह लिया। सर फोन पास रहिए, रिपोर्ट जी फोन पास रहिए। मैं मान रही हूँ कि नेता है, हमारे अलायंस के नेता है, इस चीज को मानती हूँ मैं। रिपोर्ट जी फोन पास रहिए, आपका ऑडियो आएगा। हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ। अच्छा जी बोलिए आप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूजा जी कह रही है, पूजा जी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। भाई जब अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया और साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे अलायंस के नेता है, डिफेंस कर पाएंगे। मैं ईमान नहीं हूँ, और हम ये पूजा जी बात मानने तैयार नहीं है। दूसरा, कांग्रेस भी मानता है राहुल गांधी जी जो अखिलेश यादव जी अलायंस के नेता है, आपकी जनगणना मानते हैं। मैं ये पूछता हूँ, ये जो सामाजिक जनगणना की बात कर रहे हैं, ये बात तो हुई थी आपके अंग्रेजों के जब 1951 में पहली बार जनगणना की बात हुई, तो अंबेडकर जी ने विरोध किया कि तो जातिवाद फैलेगा। तो इसका मतलब कि अब नहीं होना चाहिए, 2011 में वर्तमान में नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ चले जाए जो है 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, बहादुर शाह के पास में जो है कमियां हैं, युद्ध कौशल नहीं था, इसलिए हम वो जो है आजादी की लड़ाई हार गए। वर्तमान की बात करिए, वर्तमान में रोजगार कहाँ है, वर्तमान में महंगाई कैसे बढ़ी हुई है, वर्तमान की बात करिए ना। हमारे जो शिक्षक, वर्तमान में लोगों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? बीजेपी दूसरे मैनिफेस्टो में घुसी जा रही है, 10 साल आपका सरकार रहा है, आप अपना जो मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। एक मिनट, शांत प्रकाश जी आएंगे। शांत प्रकाश जी को प्लीज स्क्रीन पर आइए। शांत प्रकाश जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं, धन्यवाद। सर ये सैम प्रतोदा कोई मैच फिक्स तो नहीं है सर, बीजेपी और सैम प्रतोदा का? इनफैक्ट क्या है, हाँ। कांग्रेस का जो स्थिति है, हाँ। वो थोड़ी सी भ्रामक है। इनफैक्ट क्या है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रहे कि हम इस देश के नागरिकों के साथ चलें, हाँ। या विदेशों से जो हमें डायरेक्शंस मिल रही हैं, हाँ। उनके साथ चलें। अब सैम पित्रोदा जो है वो विदेश में बैठ कर के और यहाँ पर ये जिस तरीके से विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, हाँ। इतने बड़े देश के अंदर और जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, विरासत टैक्स जैसा फॉर्मूला जो है किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। हाँ। यहाँ पर जो विरासत टैक्स का सुझाव दे रहे हैं उन्हें क्या मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ कि बाहर का जो प्रोपेगेंडा है, हाँ। और वो यहाँ पर जो, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस जो है अब पूरी तरीके से लेफ्ट के तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर का प्रोपेगेंडा है जो देश में चलाने की कोशिश हो रही है? फिर से बोले, क्या कहा? आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर का प्रोपेगेंडा है जो देश में चलाने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये मार्क्स और लेनिन का जो पूरी जो आइडियोलॉजी है, तो यानी उसको लेकर के काम करने की इनकी योजना चल रही है। इसका मतलब उन्हीं के साथ में ये लोग बैठे हैं, राहुल गांधी जी उन्हीं की भाषा को बोल रहे हैं। शांत प्रकाश जी, यानी इस प्रोपेगेंडा में बीजेपी के नेता भी शामिल थे? जयंत सिन्हा कौन थे? जयंत सिन्हा कौन थे? 2014 में वित्त राज्य मंत्री थे, मैं गलत तो नहीं हूं? माननीय जयंत सिन्हा ने वित्त मंत्री रहते हुए, राज्य वित्त मंत्री रहते हुए यही बात तो बोली थी, और बकायदा आपके मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने उसको रिट्वीट किया। तो वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे विदेश में, विदेशियों का। क्या उन्होंने क्या रिट्वीट किया? वो तो विरासत टैक्स का ही जिक्र कर रहे थे। मुझे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का जो विरासत टैक्स जो है, उसको इतने बड़े देश के अंदर और एक चुनाव के दौरान चर्चा करके जो है इस तरीके का अपवाद पैदा किया जाए। अच्छा शांत सर, आप देखिए बहुत काबिल प्रवक्ता हैं और पढ़ लिख कर बैठते हैं, मैं जानता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। सर आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा? हाँ, सरसरी तौर पर थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा। उसमें मैं अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा, शायद 46 पन्ने हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में। 46 पन्ने और 15,039 शब्दों का ये घोषणा पत्र है। ठीक है। उसमें कहीं विरासत टैक्स के बारे में लिखा है सर?
बात वो नहीं है, उसमें कहाँ लिखा है वो विषय ही नहीं है। नहीं तो बताएंगे ना सर, यहाँ लिखा हुआ विरासत टैक्स। हाँ तो वो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं, आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा है तो कहीं तो लिखा होगा ना विरासत टैक्स। नहीं, मैंने कहा कि सरसरी तौर पर पढ़ा है, मैंने इतनी गहराई से नहीं पढ़ा। और विरासत टैक्स के बारे में तो सेन पित्रोदा के माध्यम से सुनने में नहीं आ रहा है। कहा कि विरासत टैक्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा, कहीं आपने पढ़ा कि उसमें मुस्लिम लीग लिखा हो या फिर मंगलसूत्र छीन कर जो है गरीबों को बांट देंगे, कुछ लिखा हुआ है इस टाइप का? देखिए, जिस तरीके से अल्पसंख्यक को लेकर के इन्होंने बाइफर्केट करने का कोशिश की है, हाँ। ये बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं। और देखिए, जब भी कहीं इस प्रकार का मैनिफेस्टो है या कोई भी है, जैसे हम अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी पूरी वर्किंग जो है पिछले 10 वर्ष में किसी जाति या धर्म को देख करके नहीं, जरूरत देख करके हुई। नहीं तो आपने घोषणा पत्र में आपने अपना घोषणा पत्र पढ़ा है? सरसरी तौर पे पढ़ा है। आप इस तरीके से कहेंगे तो मैं, ये नहीं है कि मुझे कोई एग्जाम देना है। नहीं, मैं आपका सर एग्जाम क्यों लूंगा सर, मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ। फिर हाँ, तो इस चीज को आप बोले कि मैं आपके घोषणा पत्र में कहीं रोजगार का जिक्र है कि आपने कितना रोजगार दिया और अब कितना रोजगार देने वाले हैं? कौन से पृष्ठ पर, कितने पन्ने पर है? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, रोजगार के मामले में हमारा मैनिफेस्टो और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, उसका सीधा कंसेप्ट यह है कि हम रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे ताकि हम लोग रोजगार मांगने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने सर, जैसे इन्होंने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, सर इन्होंने कहा 30 लाख नौकरी देंगे, तो आपने कहीं अपने घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र किया है? इस तरीके से हमने ये कहीं भी नहीं लिखा कि हम इतने रोजगार देंगे। आपने कहीं बेरोजगारी को दूर करने का एजेंडा कहीं लिखा? हमारा पिछले 10 वर्ष से एजेंडा यही चल रहा है कि देश प्रगति करे, यहाँ के नागरिक प्रगति करें सर, और स्वाभाविक गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी आज तक। 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से ऊपर उठ गए हैं, ये आपको आंकड़े पता है ना सर? 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। 80 करोड़ लोग कौन है जिसे हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग, देखिए आप इसको गरीबी के साथ मत जोड़ो, गरीबी के साथ में अगर आप जोड़ोगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जो आज अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ड्राइवर है या राजमिस्त्री का काम अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों को भी जो है ना वो मिल रहा है, क्या नाम है, फ्री राशन मिल रहा है। तो इसको ये नहीं कि जो जिनको राशन नहीं मिल रहा तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से असहाय है तो फिर राशन और उनके पास में पैसा नहीं। आपको मालूम है, आपने कभी कोशिश की कि जिन लोगों को मिल रहा है राशन, वो क्या वाकई बिल्कुल 100% बेरोजगार है? वो धीरे धीरे आप ये कह रहे हो कि एक तो उनको जरूरत भी नहीं है फिर भी हम राशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार वो जितने भी रोजगार है वो सर्टेन नहीं है, कई बार वो रोजगार नहीं भी होता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि जो है एकदम वो एकदम मुद्दों से गायब हो चुका है दूसरे चरण में चुनाव। यही बात है ना कुलदीप जी, जितनी बात मैं समझ पाया? नहीं, बिल्कुल आप तिलक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आता हूं और मुजफ्फरनगर जिला वो जिला है जिसने 2013 के दंगों के बाद, तिलक जी जरा ध्यान दे देश की जनता, 2013 के दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम में फंस गए इस भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व में नंबर 1 राजनीतिक दल बनाया। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुआ, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, 8 सीटों पर वहां पे चुनाव हुआ, और जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझा कि भाई हिंदू मुस्लिम पिछले 10 साल से हो रहा, और अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा तो उसमें फायदा केवल और केवल राजनीतिक दलों का फायदा है, उसमें जो है एमपी बने, एमएलए बने, लेकिन आम पब्लिक का क्या फायदा? भाई अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, किसानों के लिए क्या किया? अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा, जैसे कि आप, जैसे अभी निपुण जी ने कहा, तो इसमें किसकी गलती है? नहीं भाई, अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा तो ये विपक्ष की गलती है, विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए। और मैं तो खास तौर से धन्यवाद दे रहा कि कम से कम आप जैसे भाई टीवी चैनल के ऊपर ये डिबेट चल रही तो जनता को मुद्दे उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जनता, जब नेता, अब देखो तिलक जी पिछले 2 महीने से चुनाव का दौर चल रहा, जगह जगह रैलियां हो रही, पक्ष भी रैली कर रहा, विपक्ष भी रैली कर रहा। आप मुझे एक रैली में भी बता दो, किसी रैली के अंदर पक्ष वाले ने या विपक्ष वाले ने जो है असली मुद्दों की बात करी हो।
शिक्षा की बात करी हो, शिक्षकों की बात करी हो। मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं। तिलक जी, आप सुनकर हैरान होंगे, इस देश में जो शिक्षा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है वो शिक्षक है। और आज देश का 80% शिक्षक जो वित्तहीन में काम कर रहा, जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, उसके आर्थिक हालात अगर मैं टीवी चैनल पर बोलने लगूं, इस देश के अंदर 5-5, 10-10 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे। आप एक बात बताओ, अगर देश का शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, वो अपने परिवार का लालन पोषण अगर अच्छे से नहीं कर सकता, तो ये कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे ये देश विश्वगुरु बनेगा? आप तो विश्वगुरु बनाने के सपने दिखा रहे, इस देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल। अब आपको लगता है चुनाव मुद्दों पर टिका है कहीं? नहीं तिलक जी, चुनाव तो पहले भी मुद्दे पे नहीं था। और खास तौर से मैं बताऊं, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2000। त्रिपाठी जी, अब इसके लिए भी गुनाह आप जो है अब बीजेपी को दीजिए। तो 2014 में क्या हो रहा था सर? बीजेपी भी मुद्दे पर लड़ रही थी ना चुनाव? नहीं 2014 में बीजेपी मुद्दे पर कहां लड़ रही थी? वो तो जो है दंगों पर लड़ रही थी, हिंदू मुस्लिम पर लड़ रही थी। अच्छा। बीजेपी ने तो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम, बीजेपी। त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस की तरफ से त्रिपाठी जी जुड़ गए। त्रिपाठी जी, ये मतलब कहां कुल्हाड़ी ढूंढते हैं आप लोग कि पैर पे मार लें? ये सैम पित्रोदा जो है कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी टैक्स, विरासत टैक्स, मतलब क्या चाह रहे हैं त्रिपाठी जी? नहीं, अभी हमारे शिक्षक नेता जो भी बात कह रहे थे, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैं ये कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी के हम सबके नेता राहुल गांधी जी को आप जरूर सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर सुनिए, किस तरीके से वो मैनिफेस्टो की बात करते हैं। प्रियंका जी को जरूर सुनिए, वो लगातार अपने मैनिफेस्टो की बात करती हैं, वो लगातार मुद्दों की बात करती हैं, और 10 साल से लगातार आज जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस ने उस सारे मुद्दों को उठाने का काम किया है। चाहे वह 3 कृषि कानून का रहा हो मसला, उसके खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद की और इनको वो वापस लेना पड़ा। त्रिपाठी जी, कुलदीप मलिक जी कह रहे हैं अगर मुद्दों की बात करते तो उनकी पिच पर जाकर नहीं खेलते, यही कह रहे हैं ना कुलदीप जी? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा, राहुल गांधी जी चलो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, राहुल गांधी जी और भी तो मुद्दे इस देश में, और बेरोजगारी का मुद्दा भी आप कितने प्रमुखता से उठा रहे। आप अब से जितनी राहुल गांधी जी की रैली हुई, आप उनमें देखो कितना बेरोजगारी के ऊपर बात करी उन्होंने, कितना जो है पर्यावरण के ऊपर बात करी। मैं बताऊं तिलक जी, बेंगलुरु के अंदर फिलहाल पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है, पानी खत्म हो रहा, बेंगलुरु में पानी नहीं है। किसी है नेता में हिम्मत ये सारी की सारी बात जो है उजागर करे, विपक्ष के नेता। त्रिपाठी जी जल्दी से कैसे पानी मिलेगा, कैसे हवा मिलेगी, किसी के अंदर हिम्मत? नहीं, देखिए, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो पर्यावरण से लेकर देश के जो भी समसामयिक मुद्दे हैं या जो भी देश के मसले हैं, हम सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं छूने का काम किए हैं। और कहीं ना कहीं जनता छोड़ो ये मैनिफेस्टो, जनता आप लोग नहीं पढ़ते, मतलब नेता नहीं पढ़ते अपना मैनिफेस्टो, आप कह रहे हो कि जनता हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लेगी? पिछले बार का कॉपी कट पेस्ट हो जाता है साहब, हमने देखा। तो सुन लीजिए सर, तिलक जी, हाँ, चौथी पास राजा पढ़कर सर तभी तो बात कर रहा है ना। वो एक झूठ फैलाने का काम कर रहा है, वो फ्रॉड आदमी, वो जो झूठ बोलने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे तो मुद्दे की बात कर लो त्रिपाठी जी। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ सर, जो झूठ फैला रहा है यहाँ तो मुद्दे की बात कर लो कम से कम। बिल्कुल, यहाँ मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। आम आदमी की जमीन छीन लोगे, हमारी संपत्ति पे टैक्स लगाओगे? नहीं, कभी नहीं लगा है। ये सैम पित्रोदा फिर क्या कह रहे हैं? सैम पित्रोदा के बारे में क्या, वो जो है उनकी एक निजी राय हो सकती है। अच्छा, निजी राय हो सकती है, बार बार निजी राय देते हैं? नहीं, सुन लीजिए, ये कांग्रेस के कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। और कौन है? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं बताऊं, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं? नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं। वो भी मसला अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपके बहुत सारे सूत्रों के आधार पर ये कह दूंगा कि जब जिस तरीके से बहुत सारी खबरें चली कि अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के सुपारी किलर है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया है और वो कहीं ना कहीं बाद में भाजपा में गए हैं। मैं सिर्फ ये कहने का, आप कहना ये चाह रहे, देखिए ये शांत प्रकाश जी वही बात बोल दी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो है सुपारी किलर है सैम पित्रोदा, यही कह रहा हूँ त्रिपाठी जी? हाँ, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने। तो ये बात राहुल गांधी को नहीं समझ में आई? नहीं तो सर, वो बिल्कुल आई सर। तो फिर वो साथ में जाकर घुमाते हैं उनको, सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह सब अरेंज करवाते हैं सैम पित्रोदा?
आप बीजेपी के सुपारी किलर को अपने साथ लेकर घूम रहे हो? सर तिलक जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं। सर आप ही तो कह रहे हो सुपारी किलर हैं बीजेपी के। तो पूरी आधी बात मत सुनिए ना सर, पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत सारे नेता कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये भी तो एक तथ्य है ना सर, ये कहने की बात नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई बिल्कुल राहुल गांधी की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस तरीके के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस के इस तरीके के बयान से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का मतलब है कि बेरोजगारों के लिए वो बात कर रही है कि 30 लाख पर जो सरकारी काम है। शांत प्रकाश जी पहले बात रखें, पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। ये सर अब ये क्या है सर? अब मुद्दे की बात कर रहा हूं तो आप इसी तरीके से मुद्दे कहां से आ पाएंगे? अभी तक इधर उधर की बात कर रहा था तो आपने सुना, अब जब मुद्दे की बात कर रहा हूं तो आप सुनेंगे ही नहीं सर। पाठक जी ये मुद्दे की बात के लिए ही मेरा तो कार्यक्रम ही मुद्दे की बात है। मैं बता रहा हूं मुद्दे क्या है सर। कांग्रेस के मुद्दे ये है कि हम 30 लाख जो है वैकेंसीज को भरेंगे। कांग्रेस के मुद्दे ये है कि गरीब महिलाओं को हम 8,500 रुपए हर मंथ देंगे, क्योंकि जिस तरीके से नोटबंदी में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो बचत हुआ करती थी उसको छीनने का काम किया है, हम उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहती है और सामाजिक व्यवस्था को फैलाया हुआ है और कहीं ना कहीं जाति। ठीक, आपकी बात आ गई। शांत प्रकाश जी अब पहले आप, फिर पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं मुद्दों की बात करते रहे, आप मुद्दों से भाग रहे हो। किस प्रकार के मुद्दों से भाग रहे हैं? वो कह रहे हैं सैम प्रकोड़ा आपके सुपारी किलर है जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, उन बातों को मैं नहीं देता तवज्जो। आप खुद देखें कि जब भी राहुल गांधी जी जाते हैं तो सेम पित्रोदा जो है विदेश में उनके पीछे चल रहे होते हैं। तो ठीक है, अपनी छवि अपने आप को बचाना चाह रहे हैं जनता के सामने। आप आज मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज जो कि जनता के पक्ष में नहीं है उसके सामने उजागर हो रहे हैं, तो आप उनके साथ में अपना रिश्ता जो है वो दूर रख रहे हैं। बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हम 2024 के चुनाव में जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे और बेहतर तरीके से प्रगति करेंगे। जिस तरीके से हमने सर आगे कैसे, वही तो सवाल उठ रहा है ना कि भाई आपने अगर 10 सालों में विकास किया, पिछले 10 साल में हमने कितने ठोस निर्णय लिए। हमने धारा 370 को जो किसी वक्त में हवा बनी हुई थी उसको खत्म कर दिया। हमने देश के 4.5 करोड़ लोगों को मकान बना करके दी जो किसी वक्त में झोपड़ी में रहा करते थे, और आगे समय में 3 करोड़ लोगों को देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को मकान दिए हैं उनकी छतों पर हम सोलर पैनल लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, ताकि उनके घर में रोशनी भी रहे और उसका पैसा ना देना पड़े। शांत प्रकाश जी, किसी तरीके से हमने सफाई स्वच्छता के मामले में जैसे पूरे देश से, देखिए एक मिनट सुन ले चावला जी, पूरा देश जो है आपने अगर देखा हो तो 10 साल पहले तमाम बहनें और बच्चे जो हैं वो सड़क के किनारे शाम होने का इंतजार करते थे शौच के लिए, उससे आज मुक्त है देश। इस प्रकार से हमने रचनात्मक काम किए। नोटबंदी करके उन सब लोगों के पास में जो कमरों में भरा हुआ था पैसा वो सब खत्म कर दिया। जिस तरीके से हमने जीएसटी काला धन आ गया वापस, आज काला धन खत्म हो गया, वापस नहीं आ गया, खत्म हो गया। जो नोट काला धन आते 15 लाख। चावला जी एक बात, चावला जी 1 मिनट मेरी बात सुने। नहीं आप कह रहे हो काला धन आ गया वापस। नहीं मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, काला धन आ गया वापस। मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो ले। हाँ, जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास में कमरों में बहुत बड़ी मात्रा में नोट भरा हुआ था, जिस तरीके से आपने देखा ना कि सांसद कांग्रेस के तमाम सांसदों के पास में अभी शाह के पास में निकला ना 550 करोड़ रुपया, इस तरीके से इनके पास करोड़ों रुपया भरा हुआ था कमरों में। जैसे ही नोटबंदी ये लोग अपना नोट नहीं चेंज कर पाए। धैर्य से सुने, आप धैर्य से सुने, उनका काला धन बर्बाद हो गया। सर जिनके पास काला धन है वो काला धन आ गया देश में। ईडी ने सुने, और ईडी ने जिस तरीके से, शांत प्रकाश जी मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, काला धन आ गया? मैं बता तो रहा हूँ ना, काला धन ही बता रहा हूँ कैसे आया है। आप सुन नहीं रहे। एक ही 15 लाख रुपए तो आए नहीं सर किसी के अकाउंट में। एक ही बात को बार बार पूछने से मेरे को डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं आप, मगर विषय पर नहीं जाने दे रहे। सर मैं विषय पर ही हूँ। 15 लाख रुपए आ गए केवल आया ना, बता तो रहा हूँ। 15 लाख आ भी गए। हाँ आ रहे, पैसा आ रहा है।
नहीं सर, मेरे अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया अभी तक। अरे 38 लाख, अरे यार क्या बच्चों वाली बात करते हो? मैं बोल रहा हूँ बच्चों वाली बात आपने कहा 15 लाख रुपए, आपसे पूछ रहा 15 लाख रुपए कहाँ है? चावला जी, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। आप इस प्रकार की यहाँ पर बैठ कर के केवल चढ़ाने का काम कर रहे हैं क्या? आप सुनने का धैर्य है? सर बेरोजगारी पे बात कर रहा हूँ, ईडी ने अगर महंगाई पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। ईडी ने 38 लाख रुपया केवल जो है ना पिछले 10 वर्ष में इकट्ठा किया था यूपीए के टाइम में। 1,38,000 करोड़ रुपया ईडी अभी तक जो है ना कलेक्ट कर चुकी है। मालूम है आपको? इसको काला धन वापसी नहीं कहते क्या? जिस तरीके से लोगों ने अपना सारा पैसा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने कहा काला धन सारा वापस आ गया, अकाउंटों में जमा कराया, वो आया कि नहीं आया वापस? बिल्कुल आया है। और इसी कारण से, और जिस तरीके से हमने टैक्सेशन शुरू किया, तो देश को बताइए ना सर कि कितना काला धन वापस आ गया। जिस तरीके से पैसा आ रहा है, क्योंकि 15 लाख का इंतजार तो त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं। 15 लाख का किसी ने नहीं कहा था। आप एक अच्छे एंकर हैं तो मुझे ये बता दें कि कहां पर कहा था कि 15 लाख रुपए आपको मिलेगा आपके अकाउंट में? 15 लाख रुपए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, एक मिनट, कभी नहीं कहा। ये बात कही, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी 15 लाख का जिक्र किया ही नहीं हमने, कभी जिक्र नहीं किया। किसी को 15 लाख रुपए नहीं मिलने वाले थे। किसी सूरत में ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। ये केवल कांग्रेस ने जिस तरीके से आलू से सोना बनाने की बात हुई, उसी तरीके से कांग्रेस ने ये भी झूठ बोला। अच्छा, तो यानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 15 लाख रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं, अगर कहीं जिक्र है तो मेरे सामने, यानी वो जुमला था। जुमला नहीं, आप लोग गलत चीज को परोस रहे। बता दो, एक वीडियो मुझे दिखा दो जहां पर ये कहा हो कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए। मिश्रा जी, पहले आप, फिर त्रिपाठी जी और निपुण जी आ रहा हूं आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर तो हम लड़ रहे हैं, आप मुद्दों से भाग रहे हैं, जात पात की बात आप कर रहे हैं। पूजा जी जवाब दीजिए। देखिए, जो है बीजेपी के प्रवक्ता जो है बाबा करके मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो उनका मैनिफेस्टो का मुद्दा ही गायब है। प्रधानमंत्री जी को बोलने की क्या जरूरत है? किसी भी जाति समाज को उठाए खिलाने की क्या जरूरत है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि फर्स्ट फेज से जब से चुना हुआ है, प्रधानमंत्री के जो है बुद्धि भ्रष्ट हो रखी हुई है। वो सिर्फ पोलराइजेशन पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है पोलराइजेशन कर दिया जाए, रिलीजियस पोलराइजेशन कर दिया। अगर वो भी मुद्दे की बात कर रहे होते तो हम बात करते थे कि मैंने साल भर में 2 करोड़ नौकरियां दी, मैंने आर्थिक जो क्षमता दूर कर दिया, मैंने जो है जैसे कि ये कह रहा था कि जो है कि बीपीएल से जो है अबव कर दिया 24 करोड़ को, और ये कह रहे थे कि भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। भ्रम आप फैलाते हैं क्योंकि जो आप बीपीएल से अबव किए हैं, आप टेक्निकल डेफिनेशन में चेंजेस करके जो है उनको बीपीएल लाइन से अबव किए, और आप 80 करोड़ को जो है जो अनाज दे रहे हैं उसकी बात ही नहीं करना, आपका गरीब नहीं है वो। और आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जो आप रोजगार के मौके देते हैं, आप कह रहे मौका देना चाहते हैं कि सब रोजगार दे, अब सब रोजगार ही देने लगे तो रोजगार कौन करेगा? और वो जमीन पे जो है 57% फेल है। पूजा जी, पूजा जी, अब कांग्रेस कह रही है कि हम गरीबी हटा। एक बात बोलना चाहूंगी। इन्होंने बोला सोलर सेल कि फ्री में सोलर सेल लगाएंगे, इनकी सरकार थी, इन्होंने सोलर सेल पहना आंदोलन किया तो इन्होंने सब्सिडी दी जाएगी, लोगों ने अप्लाई किया, सब्सिडी कैंसिल हो गया। अब कंपनियां कह रही थी कि जो है हम लगा नहीं पाएंगे आपको, फिर तो सब्सिडी दे रही है सरकार, वो कैंसिल कर दी है, हमने उसमें अप्लाई किया हुआ है। अब उनका डिसीजन आएगा कि कितनी सब्सिडी देंगे या देंगे भी कि नहीं देंगे, तब हम आपको पैनल लगा देंगे। पूजा जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि आज ये कहा जा रहा है कि पहले इंदिरा जी ने भी कहा, ये तो मुद्दे रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जब से नेहरू जी चुनाव तब से लेकर आज तक चल रहे हैं ना, यही मुद्दे चल रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। और हर चुनाव में आते हैं, कुलदीप जी आते हैं ना। लेकिन एक बात आज भी कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी हटा देंगे। 55 साल में तो सत्ता में रहते हुए कितनी गरीबी हटी वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी जितने भी हैं जो गरीब हैं, करोड़ों को लखपति बनाएंगे, एक साल में 1 लाख रुपया, महीने में लगभग 8500 रुपया सीधा गरीब महिलाओं के खाते में ठकाठक। इस टाइप का बोल रहे हैं त्रिपाठी, आप लोग लगा रहे हो पीछे जैसे ठकाठक। ये इतना प्रैक्टिकल, इतना आसान है ये ठकाठक। और जब है तो फिर इंदिरा गांधी ठकाठक गरीबी क्यों नहीं खत्म कर पाई? और आज भी हम उसी गरीबी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। एक मिनट पूजा जी,
आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप 70 साल पहले चले जाएंगे तो आज की टाइम से 70 साल पहले को जो है कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो जाएगी कि जो है कि अभी के समय में जब 5G मोदी लेके आए, क्या 5G मोदी लेके आए, समय के साथ में कुछ चीजें तो टेक्नोलॉजिकली जो रिसर्च चल रही है कुछ चीजें डेवलप करेंगी ही। और अगर 70 साल पीछे चले जाएंगे तो 70 उस समय में जो है गरीबी इस तरह इतनी मैडम, ये ठगाठक वाला जो फॉर्मूला अपनाया है वो गरीबी खत्म कर देगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और अगर कर देगा तो आप लोगों ने कहा था पिछली बार की न्याय योजना, और न्याय योजना में कहा आपने 72,000 देंगे, वो कहेंगे नहीं हम 6,000 रुपए ही देंगे। श्याम प्रकाश जी ने कहा हम 6,000 ही देंगे, 72,000 नहीं दे पाएंगे। लेकिन जनता ने कहा कि भैया 6,000 ही चाहिए, 72,000 छोड़ो बाद में। ये तो चौथी क्लास के बच्चे को भी पता ना कि 72,000 कितना होता है या फिर 6,000 कितना होता है। जी बिल्कुल पता है, गलत तो नहीं कह रहा ना, कॉग्निटिव है। बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, जनता कॉग्निटिव है और जो करेगी। गारंटी को देखें, ऐसे उन्होंने कहा 30 लाख वैकेंसी, 30 लाख वैकेंसी केवल 30 लाख ही युवा भारत में है जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 65% भारत की युवा आबादी है, और ये 30 लाख को फिर बात कर रहे हैं कि हम टकाटक गरीबी को खत्म कर देंगे। ऐसे फॉर्मूले आपने बिल्कुल सही बात कहा, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, आपके पास इतने आंकड़े होंगे नहीं कि जो है बेरोजगार कितने हैं। 57.5% जो है बेरोजगार है, इनको पड़े हुए हैं। ये अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट आप उसकी बात कर लीजिए, उसमें आंकड़े रखे हुए हैं। बात करें चलिए। और जहां तक बात रही वैकेंसी की, उत्तर प्रदेश में जब संजय सिंह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख जो है शिक्षक की वैकेंसी है और आने वाले 5 साल में 5 लाख और खाली होंगे। 10 साल तो यही हो गए। आपके आंकड़े हैं, क्या ये आपकी आंकड़े हैं। आप आंकड़े पे बात करिए तो बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी बात करिए ना, लॉजिकल बात करिए ना। आप जनता को समझने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने मैनिफेस्टो पे बात करिए, आप नौकरी की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप महंगाई कम करने की बात करिए, आप अपॉर्चुनिटी देने की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप MSP की बात करिए, आप किसानों की जो है किसानों का अब मुद्रा बैंक लोन के अंदर बात करें तो मुद्रा के तहत कितना लोन दिया गया? 40 करोड़ युवा सीधे लाभार्थी हैं। आप कैसी बातें करते हैं? अरे ऐसी नौकरियां, सरकारी नौकरियों का योजना दे देकर क्यों युवा सरकारी नौकरी करेगा? युवा भी अगर राजनीति में CM PM बनेगा क्यों उसको नौकरी का योजना देते हो? एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, हमको 33% आरक्षण देंगे, और आरक्षण देने के बाद वो सदन के अंदर बैठेगी, संसद के अंदर बैठेगी, विधानसभा के अंदर बैठेगी। आप कह रहे थे 5,000 महीना देंगे, क्या आप भारत की महिला का स्वाभिमान नहीं करते? आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? ये समझना की बात है, क्या आप किसमें योजना दे देंगे? आप कह रहे खटा राहुल गांधी कैसी बात बोल रहे हैं? और जो बार-बार किधर की बात हो रही है, हम कहते हैं कि पुणे हो जाए, ये बता दें। त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक मिनट आपने जिक्र किया ना वो 30 लाख वाला, 30 वाला, एक मिनट। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अर्थ क्या है? मैं कांग्रेस के बता रहे हैं त्रिपाठी। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे राहुल गांधी हमारा नेता नहीं है, आप कह रहे हो कि अब मैं बताऊंगी कि कांग्रेस ने क्यों क्या घोषणा पत्र में। एक बार रुकियो ना, एक मिनट रुकिए पूजा जी, त्रिपाठी जी अपनी बात करेंगे। ये लोग परिभाषा गलत बताते हैं ना। एक मिनट त्रिपाठी जी बताएंगे, परिभाषा क्या होता है त्रिपाठी जी बताएंगे, फिर कुलदीप जी आपके पास। जी अभी निपुण जी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में परिभाषा पूछ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक और दलाल की परिभाषा में अंतर पता है आपको? देखिए ये इनकी यही दिक्कत है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, तर्कसंगत और बेतुके और बदतमीज इंसान का एक मिनट, ये सब मैंने किसी को बोला नहीं। त्रिपाठी जी आप लोगों पे बात करेंगे। पढ़े लिखे हैं नहीं, इन्हें पता नहीं संख्या की व्यवस्था दलाल तुम हो यार, ला ला के तुम सामान देखे हो।
त्रिपाठी जी, ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए। इस तरह की भाषा गुंडागर्दी, कांग्रेस ये सब देखो गुंडागर्दी पा जाते हैं, इस तरह की भाषा नहीं। और संकेत बहुत अगर आप एक महिला पैनल में बैठी हुई हैं और उनके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप इसे जायज मानते हैं? भाषा का तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। सुनिए सर, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कौन आपके आगे नेता कांग्रेस लिखा हुआ है? ठीक है सर। सर अभी बात आई 15 लाख देने की, और हमारे साथी ने कहा कि कोई वीडियो हो तो आप जरूर दिखाइए और जरूर सुनाइए। तो मैं उनको पहली बात तो वहीं से बात की शुरुआत करता हूं कि वो वीडियो सुन भी ले और देख भी ले। ये चौथी पास राजा ही है या कोई और है, जरा देख लीजिएगा। ये कौन है? चौथी पास राजा ही है ना? यूं ही मिल जाएगा, 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। अब सर वीडियो भी सुन लिया होगा साहब, और आगे भी सुन लिया होगा। बात आई कि 30 लाख नौकरियां ही क्यों? साहब जो पद सृजित हैं, जो पद ऑलरेडी पहले भरे हुए थे, जिस पर कोई ना कोई नौकरी कर रहा था, वो पद खाली पड़े हुए हैं। आप उसको नहीं भरिएगा, दूसरा आगे और मैं बता देता हूँ कि नौकरी भी बताया ये हो रहा है, वो आप आगे देखिए। राजस्थान में आपने पद भर दिए सारे, जब सत्ता में थे राजस्थान में सारे पद भर दिए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, बनारस सबका मैं बताऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हम जो है वर्सेज में ना पढ़ के मुद्दे की बात कर लें। मैंने आपसे पूछा, जहां जहां जिन राज्यों में सरकार थी आपने दे दिए थे सबको रोजगार, सारी सरकारी नौकरी भर दी थी। सर हम बताते हैं, अगर हम फेल हुए तो हमको जनता ने बाहर कर दिया। अब आज मोदी जी फेल है तो इनको बाहर कर देगी। हम यही तो कह रहे हैं सर, हम फेल थे हमको बाहर कर दिया, अब ये फेल है तो इनको बाहर कर देगी। मैंने आपसे फिर पूछा त्रिपाठी जी, जिन राज्यों में थे उन राज्यों में आपने सबको सरकारी नौकरी दे दी थी। छत्तीसगढ़ में पूरे देश में अभी तक हमारी सरकार थी, सबसे कम बेरोजगारी दर। सरकारी नौकरी सबको दे दी थी। सुन लीजिए, भारत में सबसे कम बेरोजगारी, सारे सरकारी पद भर दिए थे जो खाली थे। 0.1% मात्र बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य। कुलदीप जी अब रिक्वेस्ट है, ये बात आ जाने दीजिए सर, आप ही की तो बात आ रही है। नहीं सर, बात नहीं आ पाती है। शिक्षा की बात हुई तो दो बात अभी हमारे शिक्षक नेता है, मैं अभी शिक्षा का, अभी नई शिक्षा नीति पर थोड़ी सी बात बोल देता हूँ। नई शिक्षा नीति बनती है सर, प्राइमरी में 6 साल के पहले आप बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। अब 6 साल तक तो कोई इंतजार करेगा नहीं, कैसी शिक्षा का स्तर खत्म कर रही है सरकार, मैं बता रहा हूँ। अब 6 साल तक कोई जो है पेरेंट्स, कोई माता पिता अपने बच्चे का इंतजार तो नहीं करेगा कि प्राइमरी में अगर उसको पढ़ाना तो कहीं ना कहीं नर्सरी में भेज देगा वो। अब आप प्राइमरी में कहेंगे कि बच्चे नहीं है तो शिक्षक की जरूरत नहीं है। और मैं बताता हूँ किस तरीके से बुरा हाल किया। जूनियर में उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर बात करूँ, कुलदीप जी जल्दी से फिर शांत प्रकाश जी को फाइनल कमेंट। एक चपरासी का पद होता था, ये सरकार आता ही खत्म सर। बस त्रिपाठी जी थोड़ा शांत रहिएगा। और मैं जो मेरे राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनको ये बता दूं कि ये राजनीतिक विश्लेषक नीचे लिखना बंद करवा दो, भाजपा का प्रवक्ता लिखना शुरू कर दो। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे और आप मुस्कुरारे, कृपा करके आगे से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ना आए, मुद्दे पे आ जाए। देखिए मैं तो कई बार विपक्ष के बारे में भी सोचता हूँ कि विपक्ष वालों को मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में मुद्दे लेकर आई थी, ये तो कम से कम उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाए। आप देखो अभी काले धन की बात, श्रीमान जी कृपा करके शांत रहो, अब जा शांत रहो। निपुण जी जरा शांत रहो, बहुत सुन लिया आपको, बहुत सुन लिया। आगे से भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठना, ये हटवा दो नीचे जो है जो चाहिए ना, मुद्दे चाहिए ना कुलदीप जी। जी चावला जी, मैं यही बता रहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो है मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहा। और मैं तो ये कह रहा कि विपक्ष को तो नए मुद्दे लेकर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर आई थी, मैं वन बाय वन गिनवा रहा था। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 100 दिन में काला धन वापस ले आओगे, ये विपक्ष वाले पूछा आगा क्या
भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे, ये विपक्ष वाले पूछे रोजगार मिल गया क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे, ये विपक्ष वाले पूछे कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी होगी क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, ये विपक्ष वाले पूछे कि गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी क्या? तो इतने सारे मुद्दे विपक्ष के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी अच्छे तरीके से मुद्दे को नहीं उठा पा रहा, और आज उसी का ही नतीजा है कि अभी भी राजनीति में केवल और केवल तुष्टीकरण की बात हो रही, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही। एक मिनट, बड़ा दिलचस्प सवाल भी आया इसमें। अब मैं शांति को वक्त दूंगा और सबका ऑडियो नीचे रहेगा। त्रिपाठी जी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मैं आपको अलग से भी पूरा मौका दूंगा, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज आप, क्योंकि शांति भी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनकी बात आने दीजिएगा। चांद जी, ये मंगलसूत्र वाला मसला उठ रहा है बहुत, हर मंच पे आप लोग मंगलसूत्र खींच के जो है दे देंगे, छीन के दे देंगे। प्रियंका गांधी का वो बयान सुना आपने, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ? सुना आपने? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया, मेरी मां का, और आप कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। देखिए, हाँ, जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि इसको वेल्थ को रिकैलकुलेशन करना और रिकैलकुलेट करने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट क्या है, उन्होंने कहा कि हम उद्योगपतियों से छीन लेंगे। ये देश जो है उद्योगपतियों का देश नहीं, उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, हाँ, उनका भी उस उद्योग के ऊपर पूरा अधिकार होता है। हाँ, आप उद्योग से छीन लेंगे, यानी आप उद्योग बंद करना चाहते हैं, और जो उद्योग में काम कर रहे हैं श्रमिक, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका भी रोजगार खत्म होगा। उनके तमाम जो जरूरतें हैं वो उद्योग पूरा करता है। उद्योग से जुड़े हुए तो तमाम जो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आपकी सरकार में माफ हुआ। आ रहा हूं मैं उसी, क्या ये आंकड़ा गलत है? 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का कर्ज माफ? नहीं, उद्योगपतियों का कर्ज माफ किन कारणों से किया गया ये देखने की जरूरत है। नहीं तो आपने कहा गरीबों की सरकार है, तो फिर उद्योगपतियों का 16 लाख, उद्योगपतियों ने जो कर्ज माफ किया है 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ ना? नहीं, आपको मालूम है कि कहाँ पर माफ हुआ? नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम, आप बताएंगे? मैं नहीं, मुझे आप बताए ना, मुझे तो, मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया, आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, क्या आपने इसके ऊपर रिसर्च किया कि 16 लाख रुपया करोड़ रुपया जो है किस किस का माफ कर दिया? और तो आप बता दीजिए ना सर, मैं तो मान लूंगा आपकी बात। आप कह रहे हो मैंने राहुल गांधी के कहने पर सवाल पूछ लिया? नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी केवल यहाँ की जो उद्योग इंडस्ट्रीज है उसको, अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जो है वो बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम कर रहे हैं कम्युनिस्टों के कहने। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। हाँ, ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में उठ रहे हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, बजट, इस पर चर्चा नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि क्यों ये मुद्दे गुम है? वजह क्या है? मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग तो इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अच्छा, डेवलपमेंट के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है केवल कोई किसी तरीके का मंत्र पढ़ने से नहीं आता। नहीं, जैसे 2014 में आपको याद होगा कि बहुत हुई महंगाई की बात, मोदी सरकार, तो ये महंगाई पर भी आप मुझे एक बार बताएं, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इसमें तमाम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या वो मुफ्त में काम कर रहे हैं? उनको पैसा दे रहे हैं ना आप? हाँ। जाहिर सी बात है, यही रोजगार के तरीके हैं। अच्छा। आज हाँ, आप और हम यहाँ बैठ करके जो बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी रोजगार निकल रहा है। हर क्षेत्र में जहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा, उसमें जो है आज इतने जो है ना टीवी चैनल बन गए, जिसके आप 2014 से पहले बहुत कम हुआ करते थे। ये क्या रोजगार सृजन नहीं हुए? हर क्षेत्र में जहाँ सड़कें बन रही हैं वहां भी रोजगार निकल रहे हैं। शांत जी, जहाँ पर जो है ना, शांत जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मुद्दे पर हूँ, और ये बड़ा गंभीर विषय है। आप एक योजना लेकर आए, अग्निवीर योजना। इस पूरे चुनाव में आपने अग्निवीर योजना पर चुनाव में एक बार भी वोट नहीं मांगा, क्यों? अग्निवीर योजना जो जिसको हम लाए थे, हाँ, वो हमने शुरू कर दी। उसमें नौजवान वो तो कामयाब योजना है आपके मुताबिक, तो आप अग्निवीर योजना पर वोट क्यों नहीं मांग रहे?
अरे हम डेवलपमेंट पे मांग रहे हैं, हम हर बेहतर काम करें। ये अग्निवीर योजना पर क्यों नहीं मांग रहे, या फलानी चीज पर क्यों नहीं मांगे, ये क्या विषय हो गया? हम हर सब्जेक्ट पर मांग रहे हैं, हमने जो काम किए हम हर एक चीज पे मांग रहे हैं। आप एक बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। ये कौन सी बात होगी कि हम अग्निवीर पर नहीं मांग रहे? हम तो देश को जो भी कुछ दिया है वो हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। सर देश हित में क्या मुसलमान मटन क्या मां से मुसलमान, मां से मटन, मां से महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो आ रहे हैं, लेकिन विषय वही है ना। क्या मुसलमान, देश का मुसलमान उसको लाभ नहीं मिल रहा? क्या देश का मुसलमान जो है वो रोजगार उसको नहीं मिल रहा? चलिए ठीक है सर। क्या मुसलमान जो है आज की डेट में पूरी तरीके से, आप देखते हैं विरासत टैक्स के बाद कौन आ रहा है, लेकिन त्रिपाठी जी बोले, लेकिन कुल मिलाकर कुलदीप जी त्रिपाठी जी बोले कि सैम पित्रोदा जो है वो बीजेपी के सुपारी किलर है। बताइए, अगर राहुल जी सुन लेंगे त्रिपाठी जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है उनसे एक बात कह रहा कि पूछना चाह रहा कि क्या अपने बच्चों को 4 साल के लिए सरहद पर मरने के लिए भेज देंगे क्या? इतनी हिम्मत है क्या इनमें? ये विषय अभी हरि अनंत हरि कथा है, रुक जाइए अब यहाँ पर, क्योंकि वक्त खत्म है, लेकिन ये तो चलती रहेगी 4 जून के बाद भी और 4 जून से पहले भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, त्रिपाठी जी, पूजा जी, निपुण जी, शांत जी और कुलदीप जी, आप सभी का। फिलहाल मुझे दीदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।